नमस्कार, स्वागत है आपका TSW न्यूज में। मैं हूं ममता सिंह। जब सियासत में शब्दों की तलवार चलती है तो कुछ आवाजें दिलों तक उतर जाती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी एक शायर, एक नेता और एक बेबाक आवाज आज फिर बोले हैं और इस बार उनका बयान सिर्फ तंज नहीं, एक सच्चाई का आईना है। उन्होंने कहा, झूठ ने 5 बार कपड़े बदले लेकिन डर अब भी वही है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये उस दौर की तस्वीर है जिसमें सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। आइए सुनते हैं वो लहजा जो सत्ता से सवाल करता है और जनता के दिल से बात करता है। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है। और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी-शर्ट में छाया हुआ है। राहुल गांधी जी ने वोट की चोरी का जो मामला पकड़ा है, उसके बाद से पूरे देश में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सहयोगी यानी कि मौजूदा सरकार दिल्ली हो या पटना की हो, जिस तरह से उनके बीच में बेचैनी है, घबराहट है, आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है। और उसके खिलाफ राहुल जी ने जनता की अदालत में और खास तौर से राजनीति की जो धरती है बिहार, उस वहां की जनता की अदालत में आने का जो फैसला किया, उसने पूरे देश में क्रांति ला दी है। पहले दिन से जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, आप देख रहे हैं, पत्रकार साथी देख रहे हैं कि यात्रा दिन ब दिन जनता को कनेक्ट करती जा रही है। और अब तो 4-4, 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे भी स्वतः यात्रा में आ रहे हैं और राहुल गांधी जी के नारे के साथ अपना नारा जोड़ रहे हैं। यह यात्रा अब एक क्रांति की तरह परिवर्तित हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी भी अभी आके गए। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी बैसाखी पर दिल्ली की सरकार टिकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार के अपने आंकड़े जो हैं, नीति आयोग के जो आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा गरीब राज्य है। ये उनके आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है। ये कंप्यूटर में आप देख सकते हैं। नीति आयोग कह रहा है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। और उसमें चौंकाने वाली बात यह है, चूंकि मैं सीमांचल में बैठा हूं, इसलिए मैं इन तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि नीति आयोग जहां यह कह रहा है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, वहीं नीति आयोग यह कह रहा है कि पूरे बिहार में सीमांचल सबसे पिछड़ा जोन है। सीमांचल के जो जिले हैं, चाहे वो अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे कटिहार हो, चाहे किशनगंज हो, ये सबसे पिछड़े जिले हैं। साथ साथ कोसी, सुपौल और उसके आसपास के जो जनपद हैं, वो सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। 2015 में आरा में प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सारे लोगों को याद होगा कि बिहार के भाइयों बहनों 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, लो 1 लाख करोड़ दे दिया। वो भाषण आपको याद होगा, मैंने देश की पार्लियामेंट में भी उस भाषण का उल्लेख किया था। बिहार की बार बार बोली लगाने वाले प्रधानमंत्री जी, चुनावी भाषणों में बिहार को विशेष पैकेज देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं इस पत्रकार वार्ता में वोटर अधिकार यात्रा के इस मंच पर बैठ करके उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार को इतना चुनावी भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी, आप ही की सरकार के दौरान और राज्य में आपकी सहयोगी सरकार के होते हुए बिहार लगातार पिछड़ा क्यों है और उसमें सीमांचल विशेष रूप से पिछड़ा क्यों है? सीमांचल की जनता, कोसी की जनता इसका जवाब चाहती है। आपने चुनावी भाषण दिए लेकिन बजट नहीं दिया, आपने नारे दिए लेकिन जमीन पर डेवलपमेंट नहीं दिया। इसलिए सीमांचल की जनता, कोसी की जनता, बिहार की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आखिर बिहार को लॉलीपॉप कब तक दिया जाएगा? और आपने जो वोट की चोरी की है, उस वोट चोरी को राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने और गठबंधन के बाकी सहयोगी दलों ने, उनके नेताओं ने पकड़ लिया है और अब आप परेशान हो गए हैं। राहुल जी ने तथ्यों के सामने देश के मंच पर सारे सबूतों के साथ चुनाव आयोग को बेनकाब किया और उसके बाद चुनाव आयोग जिस तरह से टरकाने वाली भाषा बोल रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। उसे जांच करनी चाहिए थी, लेकिन वो हलफनामा मांग रहा है।
देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो बातें कही हैं वो किसी हलफनामे की मोहताज नहीं है। राहुल गांधी जी के बारे में पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जी उन्हीं तथ्यों पे बात करते हैं जो तथ्य सच्चे होते हैं। राहुल जी ने जो तथ्य देश के सामने रखे हैं, कर्नाटका के बेंगलोर की एक असेंबली का जो डेटा उन्होंने देश के सामने रखा है, वही डेटा यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है। और अब SIR के नाम पे पूरे बिहार में जिस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और कुछ विशेष इलाकों को चिन्हित करके जिस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उन्हें पता है जनता में उनके खिलाफ एक भयंकर गुस्सा है। मैं सीमांचल में बैठा हूं, इसी सीमांचल में किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक सेंटर जो है वो यूपीए के दौरान 2013 में सोनिया गांधी जी के इशारे पर, उनके अनुमोदन से, उनकी ख्वाहिश पर यहां को एक सेंटर मिला था। वो सेंटर पिछले 12 साल से विकास की बाट जो रहा है। 136 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, आज तक सिर्फ एनडीए की सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिया है, बाकी पैसा नहीं दिया है। मैं लगातार उस आवाज को देश की संसद में उठाता रहता हूं। आज राहुल गांधी जी मखाना के किसानों से मिलने के लिए घुटने तक पानी में उतर के उनके खेतों में खड़े थे। जो काम प्रधानमंत्री को करना था वो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यहां मखाना किसान बदहाल है, यहां मक्का के किसान बदहाल हैं, यहां जो हमारे मछली पालन का उद्योग करने वाले साथी हैं वो बदहाल हैं। यहां का युवा पलायन कर रहा है, यहां के युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। यह सीमांचल बड़ी उपजाऊ धरती है। अगर यहां पे सरकार ध्यान देती, सिर्फ भाषण न देती, तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, यहां के नौजवानों को पलायन न करना पड़ता। लेकिन सीमांचल और कोसी के साथ जो सौतेला व्यवहार केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही हैं, आने वाले दिनों में सीमांचल और कोसी और पूरा बिहार बदलाव लाएगा, महागठबंधन की सरकार बनाएगा। उसके बाद सीमांचल और कोसी को और बिहार को जो उसका हक है वो दिलाने का काम किया जाएगा। आप मीडिया के साथी यहां मौजूद हैं, मैं आपके सामने ये तथ्य भी रख रहा हूं कि किसानों की तरफ से लगातार ये बात हम लोगों के सामने आ रही है, राहुल जी तक आ रही है कि यहां यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के आप यहां का जनजीवन देखेंगे, यहां के लोगों का जीवन यापन देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वो लोग जो एक तरफ उनसे कहा जा रहा है कि अपने प्रमाण पत्र लेकर के आप जाइए और अपना SIR करवाइए, यानी कि गहन समीक्षा करवाइए। मैं बिहार की जनता से भी कहना चाहता हूं, ये आपके अधिकारों पर डाका डालने की अंतिम कोशिश है। अगर इसमें यह सरकार कामयाब हो गई, अगर आपके मताधिकार छीन लिए गए, अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, तो आप किसी सरकारी सुविधा को नहीं पा सकेंगे, उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैं यहां की जनता को भी यह कहता हूं कि आप सजग रहिए, आगाह रहिए। वोट कटने का मतलब है, मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब है सरकार का पूरी तरह आपके अधिकारों के प्रति उदासीन हो जाना। जब सरकार को यह लगता है कि हम वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे, तो वो आपके बच्चों को रोजगार क्यों देगी? आपके गुस्से से उसे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको यूरिया नहीं मिलेगी, आपको साफ पानी नहीं मिलेगा, आपके बच्चों के तन के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको आपके खेतों के लिए कोई भी उर्वरक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सीमांचल, कोसी और बिहार की जनता से भी ये कहता हूं कि ये किसानों के दुश्मन हैं, ये नौजवानों के दुश्मन हैं, ये महिलाओं के दुश्मन हैं, ये अति पिछड़ों के दुश्मन हैं, पिछड़ों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, अल्पसंख्यक समाज के बाकी साथियों के दुश्मन हैं, आदिवासियों के दुश्मन हैं और गरीब अगड़ों के भी दुश्मन हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बिहार की जनता से, मीडिया के माध्यम से, कि इस सरकार को उखाड़ फेंकिए जो आपके मताधिकार को छीन लेना चाहती है, आपके वोट पर डकैती डालना चाहती है। मैं चाहूंगा कि मीडिया के साथियों के जो सवाल हों वो मैं आमंत्रित करता हूं, एक एक करके। कारी शोएब साहब पहले बोल लेंगे। कारी शोएब साहब जो हमारे विधान पार्षद के सदस्य हैं वो अपनी बात रख लेंगे, उसके बाद हम मीडिया के साथियों का प्रश्न जो है एक एक करके आमंत्रित करेंगे। कारी शोएब साहब। शुक्रिया। इमरान साहब को आपने सुना, बड़े भाई इमरान साहब, हमारे बड़े भाई अभय जी,
राठौड़ जी और तमाम मीडिया के साथियों, विशेष तौर पर दिल्ली से आए हुए हमारे मीडिया के भाई या सीमांचल में विशेष तौर पे यहाँ गांव और खेतों में जाकर के लोगों की बातों को बाहर लाने वाले हमारे तमाम मीडिया के साथियों, बहुत सारी बातें हमारे इमरान भाई ने बताई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सैलाब सरों पर उमड़ पड़ा है। आपको याद होगा 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने जब नोटिफिकेशन जारी किया है SIR के लिए, 27 तारीख को इस देश का सबसे पहले नेता, बिहार प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहले 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिंदुवार सारी चीजों को रखा और पूरे बिहार में एक अलग जगाया। और महागठबंधन के तमाम लोग इलेक्शन कमीशन से भी मिलने का काम किए, यहां भी दिल्ली में भी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इस मुद्दे को लेते हुए पूरे बिहार में अलग जगह, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में अलग जगाने का काम किया है। पूरे देश के लोगों को यह समझ में बात आ गई है कि भाई ये चोरी की हुई सरकार है, चोरी से बनी हुई सरकार है। तेजस्वी जी और राहुल जी ने जिस तरह से पूरे बिहार में घूमने का काम किया है और कर रहे हैं और पूरे देश को जगाने का काम किया है, मैं बधाई देना चाहता हूं। पूरे बिहार और देश की जनता सड़कों पर उतरकर लाखों लाख की तादाद में ये कह रही है कि जदयू भाजपा के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, भाजपा जदयू के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहां की सरकारें गूंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। ये जो सरकार है ये नौजवानों को बेरोजगार देखना चाहती है। इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये लोग कभी नौजवानों की बात नहीं करते थे, रोजगार की बात नहीं करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय तेजस्वी यादव जी को। 2020 में जब इन्होंने वादा किया कि 10 लाख लोगों को हम पहले कैबिनेट में नौकरी देने का काम करेंगे, खैर सरकार इनकी बन गई। यही मुख्यमंत्री कहते थे कि अरे बाप के घर से पैसा लाएगा, कहां से लाएगा। लेकिन जब सरकार हमारी आई और हमारे नेता डिप्टी सीएम बने, सीएम भी नहीं बने, तो 17 महीने के अंदर 5.5 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। सिर्फ दिया ही नहीं, उसी मुख्यमंत्री से जो कहते थे कि कहां से लाएगा, उस गांधी मैदान में जहां रैलियों के लिए जाना जाता था, जहां गांधी मैदान मेलों के लिए जाना जाता था, वहां उन्होंने रोजगार मेला लगाने का काम किया। उसी मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। उसी विधान परिषद में जहां बैठता हूं, सुशील मोदी जी स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन तेजस्वी जी ने 17 महीने के अंदर 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का काम किया। और आज घबरा करके हमारे नेता तेजस्वी जी पर ये कायर लोग केस करवा रहे हैं। जब तेजस्वी जी ने एक छोटा सा ट्वीट किया, उस ट्वीट पे इनको इतनी परेशानी हो गई, इतना दर्द हो गया कि आप केस करवा रहे हो अपने चमगादड़ों से। प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है कि तेजस्वी जी से डायरेक्ट आकर के लड़े, राहुल गांधी जी से डायरेक्ट आकर के लड़े। ये डरपोक हैं, ये भाजपाई कायर हैं, इसलिए अपने चमगादड़ों से देश के अलग अलग कहां से आप केस करवा रहे हो। हिम्मत है तो आओ, अगर मां का दूध पिया है, माइक के लाल में अगर हिम्मत है तो आओ बिहार। भाजपा के जितने भी एमएलए हो, जितने भी एमपी हो, जितने भी राज्य में मंत्री हो या केंद्र में मंत्री है, हिम्मत है तो आओ बिहार, यहां आकर के केस करो हमारे नेता पर। किस बात का जुमला सबसे पहले अफवाह फैलाने का। मैं बताना चाहता हूं, तो एक नेशनल मीडिया ने ट्वीट किया है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 353B अफवाह फैलाना और 197(1)A तस्वीर के माध्यम से आरोप लगाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबर का सारे AI ने दिया, न्यूज टीम ने रिव्यू किया। तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण FIR दर्ज की गई है। एक नेशनल चैनल ने ट्वीट किया है। मैं बताना चाहता हूं, अगर अफवाह फैलाने की बात है तो सबसे पहले मुकदमा होना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने 2014 में अफवाह फैलाया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे सालाना। इस देश में अफवाह फैलाया कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। दुनिया भर में हमारे भारतीय, हमारे बिहार के लोग जहां जहां भी काम कर रहे थे, सब लोग वहां अपना अपना काम छोड़ करके चले आए कि अब तो अपने गांव में नौकरी मिलेगी, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। तो अब अपने घर को छोड़ के परदेश में क्यों रहें? अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज हो जाएगा, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी।
लेकिन आप अफवाह फैला करके करोड़ों लोगों को रोजगार तो नहीं दिया, बल्कि करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। इसलिए इस देश में अफवाह फैलाने का मुकदमा सबसे पहले किसी पर होना चाहिए तो इस देश के प्रधानमंत्री पर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या गलत कहा? ये लोग गया में आकर के, जो हमारे नेता ने ट्वीट किया कि यह अफवाह की दुकान लगने वाली है, यही तो ट्वीट किया, मैं उसको भी पढ़ के सुना देता हूं। कौन सा गलत किया उन्होंने? जिस तरह से फर्जी मुकदमे से डराने की कोशिश हो रही है। ये जानते हैं कि भाजपा के बिसले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव जी में है, इसलिए ये डराना चाहते हैं। राहुल गांधी को डरा दोगे? अरे याद रखो, राहुल गांधी उस के परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी है। दो पीढ़ी ने, एक नहीं दो पीढ़ी ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए आप लोग तो अंग्रेजों के दलाल थे, आप क्या जानो कुर्बानी किसे कहते हैं। आप डरा नहीं सकते राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी को कभी भी। उन्होंने ट्वीट किया, वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूं। सुना दूं? छोड़ दूं? अच्छा ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा कि भाई कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, तो ठीक है, मैं उसको छोड़ देता हूं। लेकिन आपने देखा होगा, इसलिए उस ट्वीट को भी देखा होगा, क्या गलत कहा उन्होंने। रोज आके झूठ बोलते हो। आपने विशेष रात के दर्जे का वादा किया, क्या हुआ? आज शिक्षा में बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी 200 के अंदर नहीं है, 200 के बाहर है। आप रैंक में चले जाइए। आप लगातार झूठ बोलते हो। जितनी बार आते हो, आप चीनी मिल का वादा किए कि अगली बार आएंगे तो चाय उससे पिएंगे, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, कहां गया? झूठ और अफवाह फैलाने वाली पार्टी अगर दूसरों पर झूठा आरोप लगा के उसका मुकदमा करती है तो तेजस्वी यादव का एक एक सिपाही तैयार है। आओ बिहार, मैं चेतावनी देता हूं, मैं चुनौती देता हूं। देश के जितने भी भाजपाई, कायर भाजपाई है, मैं सबको चुनौती देना चाहता हूं। हिम्मत है तो आओ, बिहार के हर थाने में केस करो, हर चौराहे पर केस करो और आकर के मुकाबला करो। कायर की तरह छुप के बाहर से तुम केस नहीं करो। इन्हीं बातों के साथ मैं अभय जी को बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक लाइन और, मैं नीतीश कुमार जी के बारे में एक लाइन कहना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, आपको क्या हो गया है? आप कहते हैं लोहिया और जेपी के आप चेले हैं। नहीं, आप तो बिहार में आरएसएस के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस बिहार में प्रवीण तोगाड़िया की हिम्मत नहीं थी, जब लालू जी बिहार में मुख्यमंत्री थे, उनको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा था। राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तो हिम्मत नहीं थी किसी आरएसएस को बिहार में कहीं एक शाखा लगा दे, एक कैंप लगा दे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार में आरएसएस के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करके बिहार के गली गली में बजरंग दल आरएसएस के लोगों को जगह देने का काम किया, उनको कैंप देने का काम किया और बिहार में नफरत और देश में नफरत फैलाने में सहयोग करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप लोगों के कोई सवाल हो तो बिल्कुल माइक देंगे। मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राजनीतिक दलों को फटकार लगाते हुए, सबसे पहली बात तो यह कि आप राजनीतिक दलों का उल्लेख करने वाला सवाल पूछ रही हैं। आप ये क्यों नहीं बता रही हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को क्या क्या फटकार लगाई है? आप उसका उल्लेख कर रही हैं। चुनाव आयोग को लगभग डांटते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपने जितने नाम काटे हैं 65 लाख के आसपास, सारे के सारे नाम आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे। ये, मैं साहित्यिक व्यक्ति हूं, वो भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सच बात यह है कि यह तमाचा था, न्याय का तमाचा था, जो बिहार की जनता के साथ करना चाहता था चुनाव आयोग। उसके बाद लोगों को संबल मिला है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया कि आपको आधार मान्य करना पड़ेगा। और कल एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसको मैं यहां में उल्लेख करना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देश में बहुत सारे लोग हैं और खास तौर से बिहार में जिनके घर पर उनका एड्रेस जो है वो 0 लिखा हुआ है। इस देश में 1 अरब से ज्यादा लोग हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है और उनमें किसी के भी घर के सामने उनके एड्रेस में उनका पता 0 नहीं लिखा हुआ है। तो माननीय जो ऑर्डर पास किया है, मुझे लगता है आप उसको फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने फटकार राजनीतिक दलों को नहीं लगाया है, उन्होंने फटकार चुनाव आयोग के उस मंसूबे को लगाया है जिसके तहत सबसे कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा है और सर्टिफिकेट भी मांग रही है स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन को लेकर। कितने दिन गुजर गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? कितने दिन? 4 दिन। बिहार की जनता सड़कों पे निकल के आके कह रही है कि आइए माफी आप दीजिए।
बिहार की जनता ही राहुल गांधी पर जो धमकी दी गई है चुनाव आयोग के जरिए, उसका जवाब बिहार की जनता दे रही है। नेता प्रतिपक्ष को उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को मैं बड़े बोलिए, आप हलफनामा और शपथ की बात मत बोलिए। ये तो वही बच्चों वाली बात हो गई कि विद्या कसम खा करके बताइए कि बात सही है या नहीं है। मैं माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप शपथ लेकर के बताइए, आप हलफनामा देके बताइए कि आप वोट चोरी में शामिल हैं या नहीं। चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है या नहीं? अगर नहीं शामिल है तो फिर लाखों लोगों के जो वोट काटे गए हैं वो किसकी शह पर काटे गए हैं, ये चुनाव आयोग बताए। जी, अगला सवाल। क्या लगता है जो आप आरोप लगाते हैं इंडिया अलायंस के लोग कि बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर करवा रही है, क्या यह सच है? मुझे लगता है कि मीडिया के साथियों को खोजी पत्रकारिता का जो भाव है उसे जगाना चाहिए। आप खुद पाएंगे कि बिना सरकार की मिली भगत के इतने बड़े पैमाने पे चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम कैसे काट सकता है। जो लोग जमीन पे मौजूद हैं, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं और जो लोग कहीं हैं ही नहीं, उनके नाम जोड़ दिए गए हैं। 80 फीट के मकान में 80 लोग कैसे रह सकते हैं, यह सवाल आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। और उस दिन मुझे लग रहा है बीजू जनता दल था वो चुनाव हार गया है, तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जो जितने सारे रीजनल पार्टी है और जो वोट चोरी के कारण से जो चुनाव हार गए, उसको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि कई राज्यों में वोट चोरी की वजह से क्षेत्रीय दल हारे या फिर कांग्रेस पार्टी हारी। इसके लिए आपका आभार कि मीडिया के साथी ये बात स्वीकार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कई तरह से कई छल प्रपंच करके कई राज्यों की सरकारें चोरी की गई। महाराष्ट्र की सरकार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो मतदाताओं का अंतर है वो अपने आप में चौंकाने वाला है, डराने वाला है कि कितने बड़े पैमाने पे नए मतदाता जोड़े गए। कहीं नए मतदाता जोड़े गए, कहीं पुराने जो चंक वोटर थे उनके नाम काटे गए। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अब एक नया बिल लेकर के सरकार आई है कि जो थोड़ा बहुत साहस दिखाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री बचे बिहार भर में जो है वोट यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद गाड़ी से चल रहे हैं। मैंने खुद एक स्टोरी की थी गया में भी एक गांव में 65 मतदाताओं का नाम काटा गया था। मेरा सवाल आपसे ये है कि 65,64,000 मतदाताओं के तो नाम काट दिए गए हैं। आपके पास क्या ऐसा सिस्टम है कि जो लोग जिनका नाम काटा गया है उनको कैसे आप जुड़वाएंगे? आप इसको लेके क्या रणनीति आपकी है, क्या प्रक्रिया आप लोग अपना रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे बड़ा जो काम राहुल गांधी जी ने किया वो ये किया कि जिनके नाम काटे गए थे और जिनके संभावित तौर पर नाम कट जा रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है कि उनका नाम काटा गया, उनको जागरूक किया, उनको ये बताया कि आपके अधिकार किस तरह से डिलीट कर दिए जा रहे हैं मतदाता सूची से। सबसे बड़ा काम राहुल गांधी ने यह किया कि वोट चोरी पकड़ी और पकड़ करके राहुल गांधी जी जैसी विश्वसनीय आवाज ने देश के सामने डेटा रख दिया एक विधानसभा का कि इतने वोट यहां पर फर्जी हैं, उनकी संख्या 1 लाख के आसपास है। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का। जनता को यह समझना पड़ेगा कि अगर आपका वोट डिलीट हुआ, वोटर आईडी गई, तो आपसे क्या क्या छीन लिया जाएगा आपको पता भी नहीं। आपकी व्यक्तिगत जिंदगी से, आपके परिवार से ये सरकार क्या क्या छीन लेगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शब्दों की ताकत बंद दरवाजों की भी हिला सकती है। जब झूठ बार बार अपना चेहरा बदलता है तब जरूरत होती है ऐसी आवाजों की जो डर को बेनकाब करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि सच की ये गूंज हर कोने तक पहुंचे। हमारे चैनल TSW न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें TSW न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल TSW न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।